हेलो बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। लास्ट टर्म में मैकेनिक्स में हम लोगों ने कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में स्टडी की थी। सबसे पहले हमने टू डायमेंशन को देखा था कि टू डायमेंशन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। देन आगे हमने फोर्स के रिप्रेजेंटेशन को देखा था कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन की जरूरत होती है। उसके बाद हम लोगों ने कोप्लेनर फोर्सेस की स्टडी की थी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया गया था। जनरली होता क्या है, हमारे बच्चे कपल कब जनरेट होगा उस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाउ टू क्रिएट अ कपल। तो आपको बताया गया था कि कपल बनने की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन टू फोर्सेस, दूसरी कंडीशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, थर्ड कंडीशन इज हैव अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शंस। ये 3 चीजें जहां आपको दिखेंगी वहां तुरंत एक कपल बनेगा। और अगर वो कपल क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी के चलने की दिशा में तो वो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में तो वो पॉजिटिव होगा, जिसका मैग्नीट्यूड G इज इक्वल टू F इंटू डी के इक्वल होता है। ये बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टडी करेंगे। थ्योरम आपके सामने लिखा हुआ है। A system of coplanar forces acting on a rigid body can be reduced to a single force through any arbitrary point and a couple. इसमें बहुत सारे आए हुए शब्दों को मैंने कल आपको बताया था। जैसे पहला शब्द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में आपको बताया गया था कि वो सारे फोर्सेस, 2 या 2 से अधिक वो सारे फोर्सेस जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में स्थित हो, उनको कोप्लेनर फोर्सेस कहा जाता है। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब ढेर सारे फोर्सेस एक जगह पे होने चाहिए। फिर रिजिड बॉडी के बारे में आपको कहा गया था कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसके पार्टिकल्स पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब उस बॉडी के आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे कहा गया था रिड्यूस्ड का मतलब होता है टूट जाना। सिंगल फोर्स का मतलब एक फोर्स। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब अपनी इच्छा से चुना गया। और कपल के बारे में आपको बता ही दिया गया था। मतलब ये थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है, अब पहले हम उस चीज को समझेंगे। मान लीजिए कल आपका एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस के लिए एक तरफ आपको 10 किताबों की गड्डी दे दी जाए और कहा जाए ये आपको पढ़ना है, या फिर एक कॉपी दे दी जाए जो उन 10 किताबों के कंटेंट को या नोट्स को खुद में रखती है। आपके लिए क्या सुटेबल होगा? जाहिर सी बात है, आपके लिए एक कॉपी पढ़ना ज्यादा सुविधाजनक होगा विथ रिस्पेक्ट टू 10 बुक्स। तो यहाँ पे सेम वही बात कह रहा है कि किसी सिस्टम के ऊपर ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं। यू कैन कांट काउंट देम, आप उनको नहीं गिन सकते। तो उन अनगिनत फोर्सेस की स्टडी करना ज्यादा सुविधाजनक है या फिर एक फोर्स और एक कपल की स्टडी करना ज्यादा सुविधाजनक है? जाहिर सी बात है एक फोर्स और एक कपल की। तो यहाँ पे आपसे यही बात कहा है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर हम लोग ढेर सारे कोप्लेनर फोर्सेस लगाएंगे तो अंततः वो ढेर सारे फोर्स केवल एक फोर्स और एक कपल में टूट जाएगा, बदल जाएगा। तो जिससे हमारी स्टडी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। इस थ्योरम को मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझा रही हूँ कि किस तरीके से समझा जा सकता है, किस तरीके से इसका रिजल्टेंट आता है और वाकई में ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाता है। चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशन की स्टडी करेंगे। 2 डायमेंशन की स्टडी के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले एक एक्स एक्सिस लीजिएगा, उसके बाद एक वाई एक्सिस लीजिएगा। दिस वन इज योर एक्स डैश एक्सिस, दिस वन इज योर वाई डैश एक्सिस। चूंकि आप ये कोप्लेनर फोर्सेस की स्टडी 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशन के लिए ये स्ट्रक्चर आपका बना दिया गया। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। मान ले रहे हैं ये हमारी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है, ढेर सारे इसमें पार्टिकल्स हैं जो आपस में रिजिडली अटैच है। इस रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लगाए जा रहे हैं। मान ले रहे हैं इस पे n कोप्लेनर फोर्सेस को लगाया जा रहा है, मतलब इसके किसी पॉइंट इस पे n कोप्लेनर फोर्सेस को लगाया जा रहा है। आपको पता है उन n कोप्लेनर फोर्सेस को क्रमशः हम F1, F2, F3 डैश 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 Fn से रिप्रेजेंट करते हैं। मान ले रहे हैं इसके किसी पॉइंट P1 पे लगने वाला फोर्स है F1, किसी पॉइंट P2 पे लगने वाला फोर्स है F2,
किसी पॉइंट P3 पे लगने वाला फोर्स है F3 एंड सो ऑन, किसी पॉइंट Pn पे लगने वाला फोर्स है Fn, जहां क्रमशः P1 का कोऑर्डिनेट x1, y1, P2 का कोऑर्डिनेट x2, y2, P3 का कोऑर्डिनेट x3, y3, Pn का कोऑर्डिनेट xn, yn हम मान करके चलेंगे। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर है। चूंकि ये सारे के सारे फोर्सेस आर्बिटेरी पॉइंट्स पे लगाए गए, मतलब ये कहीं जरूरी नहीं कि F1 हमेशा P1 पे ही लगेगा, फिक्स है, ये आर्बिटेरी है। तो अगर हम किसी एक आर्बिटेरी फोर्स के लिए ये चीज सिद्ध कर देते हैं तो वो रिजल्ट सारे आर्बिटेरी फोर्सेस के लिए होल्ड होगा, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर आर्बिटेरी। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो थ्योरम प्रूफ करने के लिए स्टडी हमको करनी है, उसके लिए हम इसमें से एक आर्बिटेरी पॉइंट चूज कर लेंगे। आर्बिटेरी पॉइंट और आर्बिटेरी पॉइंट पे लगने वाला आर्बिटेरी फोर्स चूज कर लेंगे। जैसी कंडीशन आर्बिटेरी फोर्स और आर्बिटेरी पॉइंट के लिए होल्ड होगी, वैसी कंडीशन बाकी सारे फोर्सेस और बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी होल्ड होंगी। उन रिजल्ट्स को आप कंबाइंड करेंगे और आपको आपका ये थ्योरम प्रूफ होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, आर्बिटेरी फोर्स को चूज कर रहे हैं। वापस से ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स डैश एक्सिस, दिस वन इज वाई डैश एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ओ, एंड दिस वन इज द रिजिड बॉडी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। लेट द सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3 dash 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 Fn be acting on a rigid body such that the coplanar force F1 is acting at a point P1 with coordinate x1, y1. F2 force is acting any arbitrary point P2 with coordinate x2, y2, and the force Fn be acting on a point Pn with coordinate xn, yn. इसके बाद हम लोग एक आर्बिटेरी फोर्स को चूज कर रहे हैं। लेट अस चूज एन आर्बिटेरी फोर्स F1 which is acting at a point P1 with coordinate x1, y1. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने F1 को चूज किया, पहले तो मैम ने उसको यहाँ दिखाया था, अब मैम उसको यहाँ दिखा रही है। ऐसी क्या बात हो गई कि मैम उसको यहाँ दिखाने लग गई? होता क्या है, जनरली हमारे माइंड में फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए होता क्या है कि सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो जो बार बार आप थ्योरम प्रूफ करेंगे उसमें माइनस का यूज खत्म हो जाएगा, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड माना गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को कहते हैं कि वो मानक है, स्टैंडर्ड है। इसलिए हम जो भी स्टडी करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए करते हैं, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, जिस कारण से बार बार प्लस माइनस को चेंज करने वाला कोई इश्यूज नहीं होता है। चूंकि फोर्स और पॉइंट दोनों आर्बिट्रेरी थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कंसीडर कर लिया है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x1 और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी y1। इसको हम नाम दे दे रहे हैं m का, इसको नाम दे दे रहे हैं n का। जब आप लोग छोटी क्लासेस में थे तो आपने थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम में आप कहते थे कि किसी भी एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिड्यूस कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मान ले रहे वो x1 है, और दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग, मान ले रहे हैं इसका कंपोनेंट y1 है। दैट मीन्स हमने P1 पे लगने वाले फोर्स F1 को दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट है उसका x1, दूसरा पार्ट है उसका y1। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, F1 को भूल जाइए। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है और किसी और कोई और टीचर आता कहता है मैम प्लीज कैन यू शेयर योर डस्टर विथ मी, तो मैं क्या करूंगी, इसके अगर दो पार्ट कर दी तो अब ये डस्टर मैं भूल चुकी हूँ। इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट मैं रख लूंगी, एक पार्ट मैं दूसरे टीचर को दे दूंगी, इसके दो पार्ट हो गए। तो अब इसकी जो एक्चुअलिटी आप इसको देख रहे हैं वो आपका वैनिश कर गया, वो खत्म हो गया। तो इसी तरीके से हमने F1 को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट इसका x1 हो गया, दूसरा पार्ट y1 हो गया। अब आप इस F1 को भूल जाइए, ये था एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, इसको सोचिएगा भी मत कि कहीं आपके पास F1 था। अब आपके पास केवल और केवल P1 पे लगने वाले दो फोर्स हो गए, एक फोर्स x1 हो गया, दूसरा फोर्स y1 हो गया। x1 OX एक्सिस के पैरेलल है,
जबकि y1 OY एक्सिस के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से, मतलब 1 by 1। पहली बारी में हम x1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, दूसरी बारी में हम y1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे। पहली बार में हम x1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, दूसरी बारी में हम y1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे। ध्यान रहे ये प्रोसीजर 1 by 1 होना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, 1 by 1 करेंगे। चलिए 1 by 1 करते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन, ये हमारी रिजिड बॉडी। यहां पे कोई पॉइंट था P1 जिसपे फोर्स F1 लग रहा था, F1 को मैंने कहा भूल जाइए। जब हम x1 को शिफ्ट करेंगे ओरिजिन पे, तब y1 को हम ना डॉटेड लाइंस दिखाएंगे। क्यों डॉटेड से दिखाएंगे? क्योंकि जब हम x1 को शिफ्ट करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि y1 एग्जिस्ट कर रहा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, जब x को डिफरेंशिएट करते हैं तो y को इग्नोर कर दीजिए, y को डिफरेंशिएट करते हैं तो x को इग्नोर कर दीजिए। बिल्कुल यही काम यहाँ पे, जब x1 को शिफ्ट करेंगे तो y1 को इग्नोर कर दीजिए, इसलिए मैंने उसको डॉटेड बना दिया है। अब देखिए, ये डिस्टेंस आपकी y1 है और ये डिस्टेंस आपकी x1 है। x1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए हम करते क्या हैं, ओरिजिन पे दो बराबर और विपरीत फोर्सेस को बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये भी x1 है, ये भी x1 है। x1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए करेंगे क्या, O पर दो बराबर, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बनाते हैं, x1 और x1। चूंकि दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब दो फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उनका रिजल्टेंट 0 आता है। हमने क्या किया, पॉइंट O पर एक फोर्स x1 OX डैश की तरफ और दूसरा फोर्स x1 OX की तरफ बना दिया। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक है, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। दोनों इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं डालेंगे। अब देखिए, आपको कल कपल की डेफिनेशन बताई गई थी, कहा गया था टू फोर्सेस, ध्यान दीजिएगा, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction and situated at a fixed distance which is here y1, then they will make a couple of movement f into d। आप देख सकते हैं, जिसको मैं डार्क कर रही हूं, मतलब ये वाला जो आपके पास पहले से था P1 पे लग रहा था, ये सिस्टम और ये सिस्टम, जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये दोनों अगर आप देखें तो ये दोनों मिलकर के कपल को जनरेट करेंगे। दोनों में दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड सिचुएटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो इसका जो मूवमेंट आएगा, वो मूवमेंट आपको मिलेगा G1 इज इक्वल टू F इंटू डी। डायरेक्शन देखिए, एक के हेड को दूसरे के टेल से मिलाएंगे, शॉर्टेस्ट रूट यही होगा। घड़ी के चलने का दिशा ये आपको दिख रहा है, तुरंत ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों की हेल्प से एक कपल बना दिया। ये दोनों तो कपल बना के निकल गए, बचा कौन, बेचारा ये बच गया। एक फोर्स x1 बच गया जो O पे एक्ट कर रहा है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ OX। तो एक तो हमको ये मिल गया और दूसरा हमको मिल गया फोर्स
x1 acting at O along OX। ये दोनों हमको तब मिले जबकि हमने फोर्स x1 को ओरिजिन पे शिफ्ट किया है। अब बारी आती है y1 की। अब y1 को ओरिजिन पे शिफ्ट किया जाए, इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिएगा। लेट अस इन, जब आप x1 की बात करेंगे तो लेट अस शिफ्ट द फोर्स x1 acting at P1 to the origin O. For this, let us introduce two forces equal in magnitude, opposite in direction, and acting at a same point O. But the force acting at P1 along OX direction and the force acting at O along OX dash directions make a couple with movement this. Then there is only one force rest, that is x1 acting at O along OX direction. Clear? अब आप क्या करिए, रिक्वेस्ट है आपसे, x1 को प्लीज भूल जाइए। जिसको आप शिफ्ट कर चुके हैं वो x1 को भूल जाइए। जब आप x1 को इग्नोर करेंगे तो x1 को डॉटेड लाइन से बनाएंगे और y1 को अब हम ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे। देखिए कैसे होगा। मान ले रहे हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश एक्सिस है, y डैश एक्सिस है, ओरिजिन है और ये हमारी रिजिड बॉडी है। P1 पॉइंट था, P1 पॉइंट पर अब हम फोर्स x1 को इग्नोर कर रहे हैं तो x1 को मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया और फोर्स ये रहा y1 जिसको अब हमको शिफ्ट करना है। फिर वही चीजें पूरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है x1, क्योंकि P1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब हम करेंगे क्या, y1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे। y1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए वही सेम चीज, y1 की दिशा में, y1 के डायरेक्शन में O पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बनाएंगे, एक ये, एक ये। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही हो, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्टेंट जीरो होता है। मतलब इस केस में ये दोनों फोर्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो इसके रिजल्टेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ये हमारे लिए एक तरह से यूजलेस है, यूजलेस है भी और नहीं भी। इस तरीके के कंसेप्ट में तो यूजलेस है, लेकिन क्या इसका यूजफुल चीज है अब हम वो देखेंगे। चलिए देखा जाए। अब क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस ये, आप देख सकते हैं टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये और ये जो मैंने डार्क किया मिलकर के कपल बनाएंगे और इस कपल का मूवमेंट होगा, ये x के थ्रू था, x1 के, ये y1 के थ्रू। इस कपल का मूवमेंट होगा F इंटू टी, दैट इज y1 इंटू बीच के डिस्टेंस है x1। एक का हेड दूसरे का टेल मिलाएंगे तो इस तरीके से डायरेक्शन आएगा। इस तरीके से डायरेक्शन आने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये और ये मिलकर के तो कपल बना लिया, बच गया ये बेचारा। ये फोर्स O पर एक्ट हो रहा है, O Y की दिशा में हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है y1। मतलब एक फोर्स हम लोगों को y1 मिलेगा एक्टिंग एट O अलोंग OY डायरेक्शन। ये तब मिला जबकि हमने y1 को शिफ्ट किया। अब इन दोनों रिजल्ट को आप कंबाइंड कर लीजिए। डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करेंगे तो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और इन दोनों को हम जब कंबाइंड करेंगे तो एक रिजल्ट हमको मिल जाएगा। चलिए अब मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, अब ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो हमको क्या क्या चीज मिली, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं।
then for the force F1 acting at P1, then the force F1 acting at P1 reduces to देखिए किसमें किसमें रिड्यूस होगा। पहला फोर्स X1 acting at O along OX डायरेक्शन, दूसरा फोर्स Y1 acting at O along OY डायरेक्शन, और तीसरा एक कपल भी रिड्यूस होगा। चूंकि ये फोर्स F1 के द्वारा इसलिए मैं इसको G1 लिख रही हूँ। इन दोनों रिजल्ट्स को जब आप कंबाइंड करेंगे तो पहले पॉजिटिव वाले को लिखेंगे y1 x1 माइनस x1 y1। ये हमारा कंबाइंड रिजल्ट है जो इस बात को बताएगा कि जो फोर्स हमने लगाया था F1 P1 पे वो इन तीनों चीजों पे रिजल्ट रिड्यूस हो रहा है। अब मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ। ठीक, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि चूंकि फोर्स F1 आर्बिट्रेरी है तो जो प्रक्रिया F1 के लिए होगी या जो रिजल्ट F1 के लिए आएगा सेम वही F2, F3, F4, F5, Fn सबके लिए आएगा। तो ठीक इसी तरीके से अब अगर हम लोग फोर्स F2 की बात करें, द फोर्स F2 एक्टिंग एट P2 रिड्यूसेस टू, तो वो सेम यही चीज देगा हमको। क्या क्या चीज देगा? पहली चीज हमको देगा अ फोर्स X2 एक्टिंग एट O along OX डायरेक्शन, दूसरा अ फोर्स Y2 एक्टिंग एट O along OY डायरेक्शन, और तीसरा ये जो हमको देगा एक मूवमेंट मिलेगा G2 जिसका मैग्नीट्यूड y2 x2 माइनस x2 y2। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे जनरली मैं देखती हूँ बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं। इस पूरी किताब में जब भी आप फोर्स लेकर के चलेंगे तो वो कैपिटल से लिखाएगा, और जब भी आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेकर के चलेंगे तो वो स्मॉल से लिखाएगा। जनरली बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, अरे यार क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ध्यान रखिए जितने भी फोर्सेस होते हैं that will be always written in capital alphabets, और जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं that will be written in always small alphabets। ठीक है, तो यहाँ पे x2 y2 is a coordinate but capital X2 and capital Y2 be the component of a force। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से ये प्रोसीजर अगर हम लोग बढ़ाते जाएं और इस प्रोसीजर को हम लोग n के लिए लिखें, मतलब nth फोर्स के लिए, द फोर्स Fn acting at Pn reduces to, तो देखिए क्या मिलेगा। पहला पॉइंट फोर्स Xn acting at O along OX डायरेक्शन, दूसरा हमको मिलेगा फोर्स Yn acting at O along OY डायरेक्शन, और थर्ड हमको मिलेगा कपल ऑफ मूवमेंट Gn इज इक्वल टू Yn Xn माइनस Xn Yn। मैंने अपनी सारी बात इसमें अब लिख दी। अब हम लोग करेंगे क्या, इन सबको कंबाइंड करेंगे। हाउ टू कंबाइंड अब वो समझा जाए। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले 2 डायमेंशन में ये हमारा x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये O था, ये x डैश था और ये हमारा y डैश था। स्टार्टिंग से पढ़ गए। पहले हम लोग इसको कंबाइन कर रहे हैं, मतलब फोर्सेस को केवल कंबाइन कर रहे हैं। कपल को जरा छोड़ दीजिए, कपल मेरे बस का है नहीं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले हमसे कहा गया फोर्स X1 एक्टिंग एट O along OX डायरेक्शन। OX डायरेक्शन में O पे लगने वाला एक फोर्स था X1, O पे लगने वाला OX की दिशा में एक फोर्स X1। फिर है फोर्स Y1 एक्टिंग एट O along OY डायरेक्शन,
O पे लगने वाला एक फोर्स है y1 along OY डायरेक्शन। फिर से a फोर्स x2 एक्टिंग एट O along OX डायरेक्शन। दूसरा a फोर्स y2 एक्टिंग एट O along OY डायरेक्शन। तीसरा a फोर्स एक्टिंग एट O ये x3 along OY डायरेक्शन, a फोर्स एक्टिंग एट O along OY डायरेक्शन। डैश 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 करते लास्ट है हमारा xn और ये डैश 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 करते हुए लास्ट है हमारा y1। अब चलिए इनका रिजल्टेंट निकाला जाए। आपने पढ़ा है कि जब ढेर सारे फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन एक ही होता है तो जो उनका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वो उन सबके एल्जेब्राइक सम के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो सारे फोर्सेस आप देख रहे हैं उन सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, दैट मीन्स लीनियर फोर्सेस। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते भी हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होता है इसके एल्जेब्राइक सम के बराबर होता है। ठीक, और अगर अब हम कपल्स की बात करें, ये मैं इसको रब कर रही हूँ ऊपर वाली दो लाइन। अब मैं अगर हम लोग कपल्स की बात करें तो मान ले रहे हैं G1, सब का मिटा रही हूं, G2 और Gn, ये तीन जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। G1, G2 और Gn मतलब इसके बीच में जो भी है, इन सबका अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो वो हमको मिलेगा, मान लो रिजल्टेंट G है तो G मिलेगा G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डैश 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 प्लस Gn। इन सबका अगर सम करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, G इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वाले टर्म्स सबका ले लेंगे, फिर नेगेटिव वाले टर्म्स ले लेंगे, या ऐसे लिख दे रहे हैं y1 x1 माइनस x1 y1 प्लस y2 x2 माइनस x2 y2 प्लस डैश 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 प्लस yn xn माइनस xn yn, जिसको समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है G इज इक्वल टू समेशन yi xi माइनस xi yi, जहां i आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, आपको जहां से मन वहां से वहां तक ले सकते हैं। और इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो एक हमको मिल गया x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn, जिसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन xi i इज इक्वल टू 1 to n, और दूसरा है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 प्लस yn, जिसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन yi i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, अब चलिए इसकी स्टडी करें। आपको पता है, अब ये मैं डायग्राम इरेज कर रही हूँ, देखिएगा काफी डायग्राम हो गए आज। अब आपको पता है ये x एक्सिस है, ये o एक्सिस, o ये y एक्सिस। एक फोर्स हम लोग को o पे लगने वाला इस दिशा में मिला कैपिटल X, इसको हम स्मॉल x कर दे रहे हैं, फिर स्मॉल y कर दे रहे हैं। और एक फोर्स o पे लगने वाला हम लोग को मिला कैपिटल Y, वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi, कैपिटल Y इज इक्वल टू समेशन ऑफ yi। अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसका रिजल्टेंट निकालें तो r मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये थीटा एंगल बनाता हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये बात आप जानते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट r हमको मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। चलिए अब देखिए हमने क्या देखा, फाइनली हमारे पास क्या हुआ, ये जो सारे थे ये x और y में कन्वर्ट हो गए, x और y जो था वो r में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट बचे वो क्या क्या बचे, ये दोनों तो इसमें रिड्यूस हो गया, तो एक ये बच गया, एक ये बच गया। हमने देखा क्या कि हमारे रिजिड बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे थे। फाइनली सारे के सारे एक सिंगल फोर्स r में रिड्यूस हो गए,
जिसका मैग्नीट्यूड √x² प्लस y² और डायरेक्शन ये है, और ये किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट O से होकर के जा रहा है, साथ ही साथ एक कपल G में रिड्यूस होगा जिसका मैग्नीट्यूड ये है। तो हमने देखा क्या कि अगर हमारी रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3 डैश 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 Fn लग रहे थे, तो फाइनली वो सब रिड्यूस हो गया एक सिंगल फोर्स R में जो कि O से होकर के पास कर रहा है, और एक कपल G में जिसका मैग्नीट्यूड ये है। तो हमने दिखा दिया कि हमारे सिस्टम के लिए या हमारे रिजिड बॉडी के लिए लगने वाले सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस एक सिंगल फोर्स R जो कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट O से होकर के पास कर रहा है विथ मैग्नीट्यूड √x² प्लस y² एंड हैविंग द डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x में, और साथ ही साथ एक कपल G में जिसकी वैल्यू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n yi xi माइनस xi yi में रिड्यूस हो गया। फिर क्या, मैं एक बात और रिपीट करती हूँ, कैपिटल में जितने लिखे गए हैं दैट इज फोर्सेस और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, स्मॉल वाले जो भी लिखे गए हैं दैट्स आर कोऑर्डिनेट। तो हमने ये अपने थ्योरम के लिए पूरी बातें प्रूफ कर दी। नेक्स्ट अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे अगले टर्न पे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसके लिंक को भेजें। थैंक यू।